आज एक ब्लैक टी शर्ट पहन के मैंने ये वीडियो बनाया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्वेट करता रहता हूँ, तो आप लोगों को मेरा स्वेटिंग दिखता है, तो इसमें नहीं दिखेगा। सो यस गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज चाओ सुरेंग राजकुमार। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा बिकॉज मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माई स्पेक्स बिकॉज इसमें पावर है। बट थोड़ा सा आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर यू, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके गाइस, सो दिस इज द 7th एपिसोड ऑफ द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। असम में इसको गुप्ता हत्या के नाम दिया गया था। एंड आज का जो इंसिडेंट है, टुडेज इंसिडेंट इज अबाउट राजेश मिश्रा एंड राजीव कोच। ये केस थोड़ा सा उल्टा है। व्हाट आई मीन इज, इन अदर केसेस पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया था। जस्टिस खगेंद्र नाथ सैकिया कमीशन ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया था और उनके हिसाब से पुलिस के इग्नोरेंस के वजह से बहुत लोगों को अरेस्ट नहीं किया था। मतलब जो भी हमेशा मतलब एक्यूजेशंस लगाया, एलिगेशंस लगाया, बट किसी को अरेस्ट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस नहीं होने की वजह से किसी को अरेस्ट नहीं किया था। बट इस इंसिडेंट में पुलिस ने किसी को तो अरेस्ट किया था, मतलब एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया था, मगर कुछ तो है, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सीक्रेट किलिंग्स क्यों हुआ था असम में, उसके इंट्रो से, जो हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं चिपका देता हूं। सो जो लोग नए हैं वो लोग इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। और जो लोग नए नहीं हैं, मैंने इस बार अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। मतलब आप उस टाइम स्टैम्प में क्लिक करोगे, जो पार्ट आपको देखना है उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करने से आप लोग डायरेक्टली उस पार्ट पे चले जाओगे। मगर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन खोलना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं खोलना चाहते हो तो ये टाइम देख लीजिए, आप लोग यहाँ तक स्किप कर सकते हो इंट्रो, और यहाँ से बेसिकली इंसिडेंट का दिन क्या हुआ था वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं सीक्रेट किलिंग्स क्यों हुआ था असम में, उसका इंट्रो से। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा अल्फा कौन है, ULFA। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना लैपटॉप का हेल्प लिया है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता है और थोड़ा कुछ चीजें भूल जाता हूं, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप का हेल्प लिया है। अल्फा इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लोग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं या तो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नाउ अल्फा का डिमांड ये था कि, डिमांड था नहीं है, अल्फा अभी भी एग्जिस्ट करता है। डिमांड ये है कि दे वांटेड सोवरेन असम, सोवरेन एज इन एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री, एक ऑटोनोमस असम चाहिए था, जिसे आप लोग कह सकते हो कि असम एज अ कंट्री, सेपरेट कंट्री अल्फा को चाहिए। नाउ मैंने इसलिए अल्फा एक्टिव है बोला क्योंकि अभी जो अल्फा है दैट इज लेड बाय परेश बरुआ। परेश बरुआ लीड कर रहा है, या तो ही इज द लीडर ऑफ अल्फा। इससे पहले अल्फा के 2 ग्रुप्स थे, मतलब कुछ सालों पहले देवर पीस टॉकर्स जो बाहर आए थे गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए, अपना डिमांड्स मतलब बोलेंगे और गवर्नमेंट के साथ ये सब बेसिकली इट्स एन एग्रीमेंट। तो अभी पीस टॉकर्स नहीं है बिकॉज पीस टॉकर्स के साथ गवर्नमेंट ने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है। और द ओनली एग्जिस्टिंग इज जो परेश बरुआ है, परेश बरुआ जी ही अभी अल्फा को लीड कर रहा है। नाउ सिंस जब से अल्फा फॉर्म हुआ है, सिंस 7 अप्रैल 1979 से आज तक, इन 45 इयर्स में बहुत अल्फा थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने सरेंडर किया। तो ये जो सरेंडर होके आए तो इनको बेसिकली नाम दिया गया साल्फा, SULFA, सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। वंस साल्फा वाज फॉर्म्ड, अल्फा एंड साल्फा के बीच में एक अंडरग्राउंड वॉर तो चलना ही था। नाउ लेट मी शो यू कि इस बुक में, द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम के बुक में सीक्रेट किलिंग्स कैसे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। अल्फा वाज स्पेशली टारगेटिंग सल्फा मेंबर्स हु हैड सरेंडर्ड एंड ट्राइड टू सेटल डाउन टू न्यू एंड पीसफुल लाइव्स, बट द स्टेट नेवर अलाउड देम टू हैव एन इजी वे। दे रादर यूज देम अगेंस्ट अल्फा, मेकिंग देम इजी टारगेट्स. The Salfa members were desperate to hit back as they both had the information about Alpha 10 introduction movements and, more importantly, illegal arms which they never gave up. The state government exploited the situation and unleashed them, creating a Frankenstein which only returned to haunt the state.
Secondly, Alpha was also targeting the grassroots leaders of AGP, Assam Gণ Porishod. There was no provocation and many of them were killed just because they were AGP members. This had angered AGP leadership and they were waiting for an opportunity to hit back. Thirdly, there was the pressure from the union government as well as the unified command structure to act decisively. All this led to a series of secret killings under the direct patronage of the then state government of Assam. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, अल्फा के लीडर्स को पकड़ने के लिए, पीस टॉक्स पे लाने के लिए या तो मारने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस एंड साल्फा का यूज किया बाय हैरेसिंग, टॉर्चरिंग एंड मर्डरिंग द रिलेटिव्स और द क्लोज एक्वेंटेंसेस ऑफ अल्फा। ये एक रिवेंज किलिंग भी है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि इस बुक में लिखा गया था कि एजीपी के जो कुछ लोगों को भी अल्फा ने मार दिया था एंड साल्फा को भी टॉर्चर करने लगा था एंड ऊपर से एक यूनियन गवर्नमेंट से भी एक प्रेशर था कि इनको बाहर के लेके आना है, पीस टॉक्स पे लाना है या तो इनको पकड़ना है। तो इसीलिए ये जो फॉर्म हुआ, जब सीक्रेट किलिंग्स फॉर्म हुआ, द प्रॉब्लम इज ओनली 99% ऑफ द इनोसेंट पीपल का लोगों का ही जान गया। 99%, जिनमें से एक मेरे फादर थे लेट डिम्बर राज को, जिनको अपने ऑफिस में मार दिया गया जस्ट बिकॉज ही इज एन एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ अरबिंदो राजखोवा, द एक्स चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ऑलराइट गाइस, सो आप लोगों ने इंट्रो देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू नरेट द स्टोरी। हम लोग के एसएमएस में कहते हैं कि आखा थाकी गोल बा आखा इतिहास है। इट मीन्स हिंदी में एक होप या तो एक आशा जो रह जाता है या तो अभी भी है। सो आज का इंसिडेंट कुछ इस तरह का है। राजेश मिश्रा एंड राजीव कोच दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों रहने वाले थे तेजपुर के। राजेश मिश्रा का एक कमर्शियल इलेक्ट्रिकल गुड्स का स्टोर था जिसका नाम था ज्योतिष्मन कमर्शियल स्टोर। वो इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह बेचता था। राजीव उसी स्टोर में काम करता था। मतलब स्टोर में ही एक साथ दिन में अगर 10-12 घंटा आप टाइम कटाओगे तो रिलेशन अच्छा हो ही जाता है। तो वैसे ही राजेश एंड राजीव का रिलेशन बहुत ही अच्छा था ना। राजीव का ब्रदर इन लॉ मतलब बहन का हस्बैंड का तेजपुर में एक हॉस्पिटल है सुखौरा नर्सिंग होम, उसमें ट्रीटमेंट चल रहा था। सितंबर 1999 की बात है। राजेश एंड राजीव दोनों अपने दुकान बंद किया और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे पता करने के लिए अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट का हेल्थ स्टेटस पता करने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचे। अराउंड 11:45 के आसपास डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इनका पेशेंट का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा गुवाहाटी, बिकॉज गुवाहाटी पे उस टाइम पे अच्छा हॉस्पिटल का फैसिलिटीज था। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली रात के ऑलमोस्ट 11:45 मतलब एक मिडनाइट हो चुका था। तो ये लोग कहाँ ढूंढने जाएगा, एक एम्बुलेंस या तो गाड़ी कहाँ ढूंढने जाएगा। तो कुछ उपाय नहीं होने के वजह कुछ उपाय नहीं था, बट फिर भी राजेश जो अपने स्कूटर में आए थे, राजेश एंड राजेश के ही स्कूटर में एक एम्बुलेंस ढूंढने के लिए निकल गया। रात को 12 बजे कोई नहीं था रास्ते में। ऑब्वियसली 1999 की बात है और इस दौरान असम में जो चल रहा था सीक्रेट किलिंग्स वगैरह, जो टेरर, जो खौफ था, एनीवे रास्ते में रात को 12 बजे आपको असम में कोई दिखेगा नहीं। गांव वगैरह एरिया में, गुवाहाटी वगैरह में दिख जाता है, आजकल दिखने लगता है, पर उस टाइम पे 1998-99 में कोई नहीं दिखता था। पर इसी आइसोलेशन में फिर भी वो लोग गए एम्बुलेंस ढूंढने के लिए। दोनों एम्बुलेंस ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे माधव धाम और वहां पे उन्हें मिला एक गार्ड जिसका नाम है जीवन बरुआ। तो उन्होंने जीवन बरुआ सर को पूछा कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं एम्बुलेंस वगैरह। जीवन बरुआ ने बोला कि हाँ, एक एम्बुलेंस अवेलेबल तो है। फिर उनके बीच में प्राइस नेगोशिएशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। जब इनके बीच प्राइस नेगोशिएशन चल रहा था तो उसी दौरान 2 जिप्सीज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे करके आया। राजीव एंड राजेश के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ और वहां से कुछ पुलिस के यूनिफॉर्म में कुछ लोग उतरे और उन सबके पास अपने अपने मतलब हथियार थे, खतरनाक हथियार थे एज पर रिटन इन द बुक। एंड बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, सीधा राजेश एंड राजीव को गाड़ी की ओर ड्रैग करते हुए लेके चला गया। गाड़ी में बिठाया, मतलब निकलने ही वाला था। मैं निकलने से पहले राजेश ने, जैसे उन लोग को पता चला कि मतलब घसीटते हुए लेके जा रहा है, तो उन्होंने जीवन जो गार्ड था उनको बोला कि जो उनका स्कूटर था, जिस स्कूटर में राजेश एंड राजीव आए थे, उनको बोला कि उस स्कूटर का ध्यान रखने के लिए। फिर वो लोग वहां से चले गए। उस इंसिडेंट के बारे में उस रात को किसी को खबर नहीं हुआ अनटिल इट वॉज मॉर्निंग।
सुबह होने पे क्या किया, जीवन बरुआ ने सबको रात को क्या हुआ था उसके बारे में बताना शुरू किया कि कुछ लोग आए थे और इनको गाड़ी में बिठा के लेके चला गया। तेजपुर रेसिडेंट्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इन 1994 कुछ अननोन लोगों ने विश्वजीत बोरा करके एक युवक को बेसिकली किडनैप किया था और उसका डेड बॉडी मिला था अगले दिन या कुछ दिनों बाद ब्रह्मपुत्र रिवर में। नाउ उस इंसिडेंट का इम्पैक्ट रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही पेनफुल था। इट वॉज काइंड ऑफ अ वुंड, एक घाव बन गया था। मतलब हम लोग एसएमएस में घाव बोलते हैं, घाव या तो वुंड बोल सकते हो आप लोग, वुंड की तरह हो गया था। एंड उसके बाद काफी उस इंसिडेंट को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब राजेश एंड राजीव जब इनका जब किडनैपिंग हुआ, उसी घाव पे आप लोग बोल सकते हो नमक छिड़क दिया। मतलब এটা फ्रेश घाव এটা जितना निमख दी दिए केनका जलन है पुरन है आप लोग गम पाए, तो उसी घाव को वो घाव बेसिकली और ज्यादा गहरा हो गया था। सुबह तक राजेश एंड राजीव वापस घर नहीं पहुंचे। फिर उस पेशेंट का क्या हुआ जो उस हॉस्पिटल में था, तो उस पेशेंट को बेसिकली राजीव के कुछ और रिलेटिव्स उनको एक अलग गाड़ी में हॉस्पिटल मतलब एक गुवाहाटी लेके गए और गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। सुबह तक राजेश एंड राजीव वापस नहीं लौटने के कारण फैमिलीज में काफी टेंशन स्टार्ट हुआ। फिर राजीव के फादर भोला कोच राजेश के घर गए ये पता लगाने के लिए कि शायद उनको लगा बेसिकली कि शायद राजीव उनके घर पे तो नहीं रुक गया था रात को, पर राजेश के मम्मी बाहर आती है और उनको बोलता है कि दोनों ही रात से वापस नहीं लौटे। फिर उनके बीच और टेंशन स्टार्ट होता है, पर उन लोग को ये पता रहता है कि दोनों माधवधाम गए थे एम्बुलेंस ढूंढने के लिए। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे माधवधाम। अगले दिन सुबह 9 बजे वो लोग माधवधाम पहुंचते हैं और वहां पे कुछ लोग दिखाई देते हैं टेंपल के बाहर जो आपस में ही डिस्कस करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि कुछ लोग मतलब लास्ट नाइट के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग आए थे और कुछ लोगों ने 2 जिप्सीज में राजेश एंड राजीव को बिठा के लेके चले गए, या तो डायरेक्टली बोल दिया था कि किडनैप करके लेके चले गए थे। जिस तरह से लेके गया था, बंदूक हाथ में था। फिर ऑब्वियसली वो सुन के उन लोग को और भी टेंशन स्टार्ट होता है और कुछ लोगों का वहां पे ये भी कहना था, सबका अलग अलग ओपिनियंस था, पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सीक्रेट किलर्स का काम था, क्योंकि उस टाइम पे सीक्रेट किलिंग तो असम में चल ही रहा था। अब राजेश एंड राजीव के फैमिली मेंबर्स जब सीक्रेट किलर्स का बात निकला तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो खौफ था सीक्रेट किलर्स के ऊपर, तो वो सुन के वो लोग मतलब स्पीचलेस हो गए, मतलब वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने जीवन जो गार्ड था जीवन बरुआ से बात करना शुरू किया। जीवन बरुआ ने कुछ नाम बताया, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ, ये नाम आप लोगों को बाद में अच्छी तरह बताऊंगा ये लोग कौन है। अभी बताता हूँ जो नाम है वो बता देता हूँ। कृष्ण हजारिका, असिंत्य दास, विवेक नाथ एंड कुछ और नाम बताए जो इस बुक में मेंशन नहीं किया है। तो ये नाम जब पेरेंट्स को ये नाम सुनने को मिला तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मतलब उस सिचुएशन में पहुंच गया जहां पे वो लोग ये सोचने लगे कि मतलब हम लोग का सिचुएशन होता है ना कि अब क्या होगा, मतलब इतना आमी की करिम थे, माने द टाइम व्हेन यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, ब्रेन लॉक्ड बेसिकली, वो वाला सिचुएशन वो पेरेंट्स का हो गया था। अब कंफ्यूजन में आके पेरेंट्स क्या ही करेंगे, मतलब उनका माइंड ब्लॉक था। पर सभी लोग जो करते हैं वही किया। वो लोग मतलब बेसिकली राजीव के फादर कौसारीहाट पुलिस स्टेशन जाता है। कौसारीहाट पुलिस स्टेशन आता है तेजपुर के मेन थाना के अंदर ही, एंड वहां पे एक FIR दर्ज करता है ना। पुलिस वाले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इसीलिए राजीव के फादर फिर जाते हैं महाभैरव पुलिस स्टेशन और वहां पे एक और FIR दर्ज करवाता है आफ्टरनून को। मतलब उस टाइम तक दोनों अभी तक मिले नहीं है, कुछ खबर नहीं था। जैसे कि मैंने पहले जितने भी आप लोगों को स्टोरीज या तो इंसिडेंट्स नरेट किया है, सब में आप लोगों को पता चल जाता है कि डेड बॉडी मिल गया, कोई डेड बॉडी नदी में गिरा हुआ है तो कोई रिवर बैंक में है, तो सबका डेड बॉडी मिल ही जाता है। पर यहाँ पे अब तक मिला नहीं, तो उनका ढूंढने का काम किसका है? पुलिस का। नाउ बिफोर आई टेल यू व्हाट पुलिस ने क्या कहा क्या किया, मैं आप लोगों को कृष्णा हजारिका, विवेक नाथ ये कौन है थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। कृष्णा हजारिका, एसएमएस में कृष्णा हजारिका बोलते हैं, अदरवाइज इट्स हिंदी में आप लोग कृष्णा हजारिका ऐसे बोलते हैं ना, तो हिंदी में ही रेफर करके मैं बोलता हूं। कृष्णा हजारिका एक साल्फा का टॉप लीडर था। बहुत सारे जो सीक्रेट किलिंग्स हो रहा था उस टाइम पे, तो इनका नाम बहुत सारे केसेस में
इनका नाम आया था, मतलब वो इन्वॉल्व थे, ऐसा एक्यूज किया गया था। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इनफैक्ट इस किताब में क्या लिखा है वो दिखाने जा रहा हूं, जो केस 1 या तो मेरे पापा का इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है। क्या है, थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। After there were allegations that Krishna was connected to several killings in Guwahati and the killing of Alpha chairman Aurobindo Rascoa's elder brother Dimbo Rascoa in Dibrugarh, the matter reached the commission। मतलब जैसे कि यहाँ पे बताए, बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर आ गया था। गुवाहाटी में जितने भी किलिंग्स वगैरह होता उनका नाम आ रहा था, और साथ में औरोबिंदो राजकुमार का जो बड़ा भाई है डिम्बो राजकुमार, मेरे पापा का नाम, मतलब उनके हत्या में भी इनका नाम, इनको एक्यूज किया गया है बेसिकली। सो इससे पहले मुझे कभी पता नहीं था, मतलब किसी का नाम डायरेक्टली ऐसे लिया नहीं गया था, या तो कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि किसने किया किसने नहीं किया। हालांकि हमें थोड़ा सा तो आइडिया होता ही है कि कौन है कौन नहीं है, बट किसी का नाम नहीं लिया गया था। इस चैप्टर को पढ़ के कृष्णा हजारिका का नाम डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि मेरे पापा का मर्डर में इनका इन्वॉल्वमेंट था, एक्यूज किया गया था, बेसिकली एक्यूज किया गया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो जब कृष्णा हजारिका अल्फा थे ना, वो पहले तो अल्फा ही थे ऑब्वियसली, वो उसके बाद सल्फा हुए। तो जब वो अल्फा थे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। क्यों अरेस्ट किया था? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को, मतलब आर्मी ऑफिसर को मारा था, फिर सीआरपीएफ कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, अटैक किया था। तो ही वॉज काइंड ऑफ, मतलब वो सब टेरर फैला के रखा था, बीइंग एन अल्फा ऑल्सो। सो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, और जैसे ही वो बेल में निकले उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। और एक बार सरेंडर होने के बाद, एक बार जब वो सरेंडर होकर सल्फा बन के बाहर आए, धेमाजी, लखीमपुर एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पूरा टेरर फैला के रखा था। मतलब उनका नाम सुन के ही लोग कांपते थे। एक और पॉइंट है लिखा हुआ, क्या मैं बताता हूं आपको। हजारिका एंड हिज एसोसिएट विवेक नाथ were the main accused in the killing of राजेश मिश्रा एंड राजीव कोच। इन दोनों को मारने में हजारिका एंड हिज एसोसिएट विवेक नाथ का नाम यहाँ पे आया है। ये लोग मेन एक्यूज्ड है बोला है। ऑब्वियसली गिल्टी तो प्रूव नहीं हुआ है, बट एक्यूज्ड है बोला है। अब कृष्णा हजारिका और विवेक नाथ का क्या हुआ ये बोलने से पहले पुलिस का इंक्वायरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि पुलिस ने क्या किया। इस पूरे केस का एक ही आई विटनेस था, और वो था जीवन बरुआ, जो माधव धाम का गार्ड थे। तो पूरे फैमिली मिलके एक एफआईआर, एक डिटेल एफआईआर करवाता है, फिर उसके बाद पुलिस इस केस को रजिस्टर करता है। नाउ ये इंसिडेंट, मतलब पुलिस इस इंसिडेंट को रादर देन सीक्रेट किलिंग, इसको लैंड ग्रैबिंग का केस एस्टेब्लिश करवाना चाहते थे। लैंड ग्रैबिंग मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, माटी दखल करा, जमीन इलीगली एक्वायर करना। आप लोगों ने खोसला का घोंसला देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं। खोसला का घोंसला एक ऐसा मूवी है जिसमें इलीगली एक्वायर करता है जमीन, फिर उसको कैसे वापस ओनर एक्वायर करता है, तो उसके ऊपर है। वो बहुत ही अच्छा मूवी है, आप लोग देखना, खोसला का घोंसला। सो पुलिस ने इसको लैंड ग्रैबिंग का केस एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया रादर देन द सीक्रेट किलिंग। नाउ व्हाई लैंड ग्रैबिंग? पुलिस इस केस को लैंड ग्रैबिंग का केस क्यों बनाना चाहता था रादर देन सीक्रेट किलिंग? देखिए, इसमें एक और पर्सन इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है पुटुल बोरा। पुटुल बोरा का एक जमीन था, ठीक है, तो वो जमीन बेसिकली डिस्प्यूटेड था। तो राजेश एंड राजीव ये कोशिश कर रहा था कि ये जो लैंड है वो पुटुल बोरा को लेने से अपोज कर रहा था, बिकॉज ये लैंड बिलोंग करता था जेपी यादव करके एक इंसान था, उन्होंने खरीदा हुआ था। राजेश एंड राजीव इसलिए अपोज कर रहा था। तो दिस केस ऑफ लैंड ग्रैबिंग वाज बिटवीन जेपी यादव एंड पुटुल बोरा, बट ये लोग इन्वॉल्व हो गए। तो पुटुल बोरा ने इस केस को सुलझाने के लिए विवेक नाथ, जो उनके कुछ रिलेशन में आते हैं या तो जानते थे, उनका हेल्प लिया था। जो विवेक नाथ तो सल्फा थे, आप लोगों को पता चला ना। एक पॉइंट है लिखा गया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, इट वॉज पुटुल who had engaged Vivek and Krishna to abduct the two. Police filed case number 541 by 99 and named Putul Bora, Krishna Hazarika and Vivek Nath as accused. Though there were speculation that a youth named Achintya Das was driving the car in which the two were
taken away, he was not notified as an accused. पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके अनुसार कृष्णा हजारिका एंड विवेक नाथ को पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं, और अरेस्ट तो कर लेते हैं बट इमीडिएटली वो लोग मतलब भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, मतलब वो भाग जाते हैं, दे एस्केप। तो जब पुलिस उनके कस्टडी में था, जब पुलिस के कस्टडी में था कृष्णा हजारिका एक स्टेटमेंट देता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, राजेश एंड राजीव के किडनैपिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट है बोल के वो एडमिट करता है। बट वही चीज जब मैजिस्ट्रेट उनको पूछता है तो वो मना कर देते हैं। तो ये हुआ था जब वो पुलिस कस्टडी में था, पर वो तो भाग चुके थे और विवेक भी भाग चुका था। बट बाद में पुलिस विवेक को पकड़ लेता है और विवेक ये बोलता है कि जो लैंड डिस्प्यूट केस है उस केस में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोल के वो मना कर देता है, मतलब वो एडमिट नहीं करता है। विवेक तो पुलिस पकड़ लेता है, बट अगेन कृष्णा हजारिका अभी भी हाथ नहीं आया है। तो कृष्णा हजारिका का क्या हुआ मैं आप लोगों को एकदम लास्ट में बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। अब जस्टिस खगेंद्र नाथ सैकिया इंक्वायरी कमीशन ने क्या बोला मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस केस को लेके जस्टिस के.एन. सैकिया ने जिस लोगों का इस केस के साथ कनेक्शन था, इन्वॉल्वमेंट था, उन लोगों के ऊपर नोटिस इशू किया। द कमीशन ऑल्सो इंक्वायर्ड वेदर और नॉट दिस केस वॉज रिलेटेड टू सीक्रेट किलिंग्स। इट इंक्वायर्ड इनटू सम ओल्ड इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर it would be a land dispute case or one of abduction since both aspects had come up during the probe. इस कनेक्शन को लेके भोला कोच, राजीव कोच के फादर, उनके बड़े बेटे मुनिंद्र कोच का डेथ को लेके क्वेश्चन करता है। भोला कोच, राजीव कोच, मुनिंद्र कोच। भोला कोच का बड़ा बेटा है मुनिंद्र एंड मुनिंद्र का छोटा भाई है राजीव कोच। तो मुनिंद्र कोच का डेथ को लेके भोला कोच सवाल पूछता है कमीशन को। वो बोलते हैं कि उनके बेटे का डेथ हुआ था, मतलब मुनिंद्र कोच का डेथ हुआ था इन अ रोड एक्सीडेंट। बट एक आई विटनेस जिनका नाम है स्वपन कोच, उनके हिसाब से मुनिंद्र कोच अल्फा थे। मतलब अब तक इन फैमिलीज के साथ अल्फा का क्या कनेक्शन था कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा था, बट यहां पे पता चलता है मुनिंद्र कोच जो थे, मुनिंद्र कोच राजीव कोच का बड़ा भाई, वो अल्फा में थे। अब जब ये राजेश एंड राजीव का जब इंसिडेंट होता है, जब किडनैपिंग इन लोगों का हो जाता है, इस इंसिडेंट के बाद असम असेंबली में एक डिबेट स्टार्ट होता है। डिबेट ये होता है कि, और उस डिबेट में द डिबेट इंडिकेटेड दैट द फैमिली हैड सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद द अल्फा। दिस इज व्हाई कमीशन चोज टू टेक अप दिस केस along with other alpha related case। मतलब इसी में पता चलता है कि फैमिली का कुछ तो कनेक्शन था अल्फा के साथ। राजेश मिश्रा एंड राजीव कोच को क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, वो आज तक अपने घर वापस नहीं आए। तेजपुर का जो नागरिक महोत्सव था, मतलब तेजपुर नागरिक महोत्सव, वो तेजपुर सिटीजन्स फोरम जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अबाउट साल्फास मैनेस, जो साल्फा के जो हरकतें हैं उनको लेके एक मेमोरेंडम सबमिट किया तेजपुर नागरिक महोत्सव ने। उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तेजपुर में ही, और बहुत ये मतलब 1-2 साल्फा के कैंप्स जो इलीगल कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। वो डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे वहां पे लोगों को क्या डिस्कवर किया उन्होंने, पुलिस के यूनिफॉर्म, साल्फा के कैंप में पुलिस का यूनिफॉर्म एंड वेपन्स उन लोगों को मिला। फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। Which was located near Ononto Cinema Hall and deposited them with the Deputy Commissioner Nobokumar Setia in the presence of local MLA Brindaban Goswami, Padma Hazarika and Rajesh's mother। मतलब आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, ये जो इन लोगों को पुलिस का यूनिफॉर्म मिला था और जो वेपन्स मिला था, तो डेप्यूटी कमिश्नर से जो थे नबोकुमार सेतिया, उनके आगे इन द प्रेजेंस ऑफ एमएलए के प्रेजेंस में वृंदावन गोस्वामी एंड पद्मा हजारिका और राजेश मादर के आगे उन लोगों ने ये सब डिपॉजिट किया उनके प्रेजेंस में। इंक्वायरी कमीशन में राजेश एंड राजीव का क्या हुआ पता नहीं लगा पाया, इसीलिए एमएलए वृंदावन गोस्वामी ने एक स्टेटमेंट में अपने एक स्टेटमेंट में असेंबली में कहा कि वो लोग मर चुके हैं, मतलब दे वर डिक्लेयर्ड डेड। अकॉर्डिंग टू कमीशन, एज दिस वाज द मिसिंग पर्सन का एक केस है, तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिलीफ फंड ऑफ 5 लाख रुपीज ईच टू द फैमिली मेंबर्स को देने का
फैसला सुनाया था विदाउट एनी डिले। पैसा मिला कि नहीं आई डोंट नो, दैट वाज ये कुछ अपडेटेड वो मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन कि उन लोगों को पैसा 5 लाख मिला कि नहीं। बट मैंने जैसे कि पहले ही वीडियो में बोला था कि ये केस एक आशा था की जाए, होप एक रह जाता है। एक इंसान आपके आंखों के आगे या तो आपके साथ रहता है, अचानक से एक दिन चला जाता है और वापस नहीं लौटता है, तो फैमिली मेंबर्स हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो कभी ना कभी तो वापस आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि इस केस को ना एक लगता है कि अभी तो मतलब इतने साल हो गया शायद नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ सालों तक तो यही लोग एक्सपेक्ट करता रहेगा, ये तो होप में रहेगा कि शायद राजेश एंड राजीव वापस आएंगे। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। राजेश एंड राजीव का बॉडी मिला ही नहीं। नाउ थोड़ा सा आप लोग सोचिए, अंदाजा लगाइए कि उनके फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरा होगा जब बॉडीज नहीं मिला होगा। इसीलिए मतलब मुझे ये लगता है कि शायद उनको जब ये इंसिडेंट याद आता है या तो उनके बारे में, राजेश एंड राजीव के बारे में याद आता है, तो ये लोग शायद यही सोचते होंगे कि शायद ये लोग कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वापस आएंगे। ऐसा सोचा होगा। मैं अगर उनके जगह पे होता मैं भी वही सोचता कि क्योंकि मिला नहीं, बॉडी नहीं है, दे गॉन मिसिंग, जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस जैसे गायब हो गए थे वैसे गायब हो गया। पर वापस तो मैं उनके जगह में होता तो मुझे भी शायद यही लगता कि शायद कभी ना कभी तो वापस आएंगे। मगर उसका भी एक टाइम होता है, कब तक सोचेगा। अब 26 ईयर्स, 2099 को हुआ था तो ऑलवेज 25 ईयर्स हो गया, 25 साल हो गया। तो इसलिए राजेश के फैमिली ने 12 ईयर्स वेट किया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि राजेश के सोल के शांति के लिए उसको विदा किया जाए, मतलब जो लास्ट राइट्स हम लोग जैसे पूरा करते हैं, तो उनका एक राजेश का एक बॉडी बनाता है हे से, हे मतलब खैर, हम लोग का एसएमएस में खैर बोलते हैं। हे से एक बॉडी बनाता है, उनके ऊपर कपड़ा पहनाता है और उसके ऊपर जो पलाश लीफ होता है ना, पलाश लीफ 300 पलाश लीफ डालते हैं और उस बॉडी को, उस हे के बॉडी को जो मैंगोवुड होता है, मैंगोवुड डाल के उनके ऊपर डालता है। और उनका भाई मतलब राजेश का भाई धीराज लास्ट राइट्स पूरा करता है, मतलब आग देता है। तो राजेश मिश्रा का स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब राजीव कोच के साथ राजीव कोच के फैमिली ने ऐसा लास्ट राइट्स वाले रिचुअल्स पूरा किया कि नहीं किया ये तो मुझे आइडिया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बट मुझे ये दुख है कि हाँ, भोला कोच जो राजीव कोच के फादर थे उन्होंने 2 बेटा खोया, राजीव कोच एंड उनके बड़ा भाई मोनिंद्र कोच, जो बोला गया था कि उस टाइम पे अल्फा में था। तो उन्होंने 2 बेटा खोया और आज के दिन में भोला कोच भी जिंदा है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, बट आई होप देयर सोल आर रेस्टिंग इन पीस। अब मैं आप लोगों को कृष्णा हजारिका का क्या हुआ था आप लोगों को नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। कृष्णा हजारिका, द मेन एक्यूज हैड बीन किल्ड इन एन एनकाउंटर विथ पुलिस इन जोराबाद नियर गुवाहाटी। मतलब गुवाहाटी के सामने जोराबाद है ना, जोराबाद में पुलिस के एक एनकाउंटर में कृष्णा हजारिका मारा गया। सो इस केस में एक दुख की बात यह है कि जो बॉडीज है वो आज तक नहीं मिला, बट जो एक्यूज था वो एटलीस्ट मारा गया। सो दैट्स इट गाइज फॉर स्टिकिंग दिस लॉन्ग एंड लिसनिंग टू ऑल द नरेशन। आप लोग मुझे बताना कि नरेशन कैसा लगा। आज का इंसिडेंट का नरेशन मैंने ठीक से किया है कि नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ। आप देखिए, पहले मैं लाइट मतलब जहाँ पे धूप निकलता है जगह ढूंढ के एक जगह पे बैठता हूँ। अब मैंने लाइट का सिस्टम कर लिया है, थोड़ा सा लाइट लेके आया है। आप लोग चश्मा में दिखा देता हूँ, ये देखिए लाइट लेके आया है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ एक बात मैं ये क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मेरा मोटिव, ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मेरा मोटिव मैं किसी को ना ही अल्फा को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ डायरेक्टली। मैंने अपने पापा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मेरे फादर इज अ विक्टिम ऑफ सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम, उसी को लेके मैंने ये पूरा सीरीज बनाया है। और जहां से मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकता हूं वहां से वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप लोगों को नरेशन करके ये स्टोरीज आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूं। मैंने किसी को, आई एम नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग एनीवन नॉट आई एम सपोर्टिंग अल्फा, मेरा ये मकसद ही नहीं है। आई वॉज अ ट्रेवल ब्लॉगर, आई एम अ ट्रेवल ब्लॉगर इनफैक्ट। तो बस ये इंसिडेंट्स आप लोगों को पसंद आ रहा है और इतना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, मतलब इतना अच्छा कमेंट्स कर रहे हो आप लोग मुझे, जो सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हो ना, मैं बता नहीं सकता। एंड इसीलिए आई थॉट लाइक और स्टोरीज लाऊंगा और बताते हुए जाऊंगा।
थैंक यू सो मच। दैट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय आई अहोम।